आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया नवेला टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जो सेल होता है ये बाकी चीज़ों से कैसे अलग होता है। पहले हायर परचेज के बारे में जानते हैं। कोई जानता है इसके बारे में? नहीं जानता है? अभी हम बताएंगे तो तुम लोग सब हाँ 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 करेगा। हम एक कार लिए, ठीक है, ये कार में इसका रेट है 10 लाख। हम इसका 10 साल तक 1 लाख रुपया का ईएमआई भरने को तैयार है। ये क्या हो गया? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 1-1 लाख रुपया करके हम ईयरली भर रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये गाड़ी जो हम पहला दिन खरीद के लाए ये मेरा हो जाता है? जब तक हम पूरा 10 लाख रुपया पे नहीं करेंगे ये किसका है? सेलर का है। जब पूरा ईएमआई पे हो जाएगा तब ना वो मेरा होगा। हायर परचेज और नॉर्मल ईएमआई में थोड़ा सा अंतर है, यही अंतर है। हायर परचेज का ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक, अभी देखो फॉर एग्जांपल हम एक कार खरीदे ईएमआई पे नॉर्मली, उसमें क्या होता है, अगर हमको मेरा कार को ब्लैक से वाइट कराना हम करा सकते हैं, हमको ईएमआई देने से मतलब है, ठीक है। लेकिन हायर परचेज का क्या कहना है पता है? कि ओनरशिप ट्रांसफर होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा। मतलब अभी चल रहा है 2023, 2033 में जब तुम लाख रुपया पे कर देगा उसके बाद तो वो गाड़ी तुम्हारा है। उससे पहले वो गाड़ी मेरा है। उसमें कुछ भी करने से पहले, थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन करने से पहले मेरे से पूछना होगा, क्योंकि हम ही ओनर है। समझ रहे हैं? और नॉर्मल ईएमआई में क्या होता है, हम लोग ईएमआई में फोन खरीदते हैं, हम लोग वॉलपेपर पूछ के बदलते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो हायर परचेज ईएमआई जैसा ही होता है बट अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? अभी बताएं हम, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो, उसके बाद ही तुम असली ओनर कहलाता है। सीधे डिफरेंस में आना, कुछ नहीं पढ़ना है इसका, ठीक है। पहला बात, दोनों में से कॉमन सेंस लगाओ, देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। दोनों में से ओनरशिप इमीडिएटली किस में ट्रांसफर होगा? फ्यूचर डेट पे ओनरशिप किस में ट्रांसफर होगा? अच्छा, फ्यूचर डेट में कब ट्रांसफर होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट। बायर ओनर किस में रहेगा? दोनों में। सेल में ओनर रहेगा, राइट। यहां पर क्या होता है, अगर मेरा गाड़ी है और वो तुमको हम हायर परचेज पे दिए, ठीक है, तो तुम हायरर कहलाएगा। जो हायरर परचेज पे सामान लेता है वो हायरर कहलाता है, ठीक है, हायरर। और हायरर यहां पे तुम कौन है? बायर बनना चाहता है, वही बंदा हायरर हुआ। अब तुम्हारा यहां पे क्या पोजीशन है? जो पोजीशन एक बेली का होता है। याद करो, बेली में याद है हम क्या बताए थे? सानिया है, सानिया के घर में हम स्कूटी लगाएं, हम बेलर है, सानिया बेली है। क्या सानिया मेरा गाड़ी को लेकर निकल सकती है मेरे से पूछे बिना? उसमें मॉडिफिकेशंस करवा सकती है? नहीं, क्योंकि बेली है। और बेली कब तक रहेगा? हायर परचेज में। वापस यहां आओ, हायर परचेज में इंसान बेली कब तक रहेगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद वो क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा। क्लियर है? ओके। दोनों में से किसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है? अरे मानो हम कोई गाड़ी लिए, हम 4-5 साल तक उस गाड़ी का ईएमआई पे किए, मतलब हायर परचेज वाला इंस्टॉलमेंट पे किए, और फिर मेरे को लगा यार नहीं लेने का मन है, हम वापस कर देंगे गाड़ी। 4 साल इंस्टॉलमेंट पे किए, 4 साल यूज़ किए, फिर वापस कर दिए। क्या बायर ऐसा कर सकता है? सामान खरीद के ले गया, थोड़ा दिन यूज़ किया, फिर वापस कर दिया? नहीं ना कर सकता है। तो सेल के केस में बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज बाउंड टू पे द प्राइस। बट हायर परचेज के केस में जब तक इंस्टॉलमेंट देना है दो, मन नहीं कर रहा है सामान वापस करो, इंस्टॉलमेंट देना क्या कर दो? बंद कर दो। क्या सबको रिलेट कर पा रहा है? अच्छा, रिस्क का बात करते हैं। सेल में किसका रिस्क होगा? अगर बायर इंसॉल्वेंट होता है तो कौन, क्या सेलर का कोई रिस्क है? कहां से लेगा पैसा? बायर इंस्टॉलमेंट हो गया तो। आज हम विजय माल्या को मोबाइल बेचे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब हम क्या करें? अब हमको वेट करना होगा, सरकार को बंदा अपॉइंट करेगा जो उसका सामान बेचेगा, फिर उसका बिछा हुआ सामान से लाइन बनेगा, लिस्ट बनेगा, फिर मेरा नंबर आएगा, तब हमको पैसा मिलेगा। ये कहानी होता है। बट अगर हायर परचेज पे हम तेरे को कोई माल दे के रखें और तुम इंसॉल्वेंट हो गया, हम क्या करेंगे? तेरा घर आएंगे,
तेरा गाड़ी में अपनी चाबी लगाएंगे और घर लेकर आ जाएंगे वापस, यही ना करेंगे, क्योंकि वो तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है। समझ रहा बात को? अच्छा, ये तुम लोग थोड़ा टॉपिक से हटके, तुम लोग को पता है रियलिटी में ईएमआई का सिस्टम क्या होता है? कोई ईएमआई पे सामान लिया आज तक? फिर घर पे किसी का कुछ ना कुछ लिया होगा, किसका किसका 18 हो गया है? तुम लोग पैन कार्ड बनाया है? जिसका पैन कार्ड नहीं बना, यूट्यूब पे देख के एनएचडीएल का वेबसाइट से पैन कार्ड बना लो, पैन कार्ड बना लो। पैन कार्ड से क्या होता है, तुमको सामान ईएमआई पे मिलता है। अब जब तुम बताओ, तुम लोगों को कभी ऐसा लगता है कि मानिए भैया हम ईएमआई पे मोबाइल ले लिए, हम पेमेंट नहीं किया, क्या कर लेगा वो लोग? हाँ, फोन लॉक कर देगा। नहीं कर पाएगा, कैसे? तेरा फोन, हर फोन नहीं होगा। अच्छा फोन छोड़ो, फ्रिज लिए, फ्रिज लॉक कर देगा? क्या करेगा? एग्जैक्टली हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है सिबिल। ये सिबिल स्कोर होता है। हम लोग जितना ज्यादा ईएमआई पे सामान लेते हैं ना, ये सिबिल स्कोर, जितना टाइमली ईएमआई पे करेंगे, ये सिबिल स्कोर बेहतर होते जाएगा। और कल को हम लोग को होम लोन वगैरह चाहिए होगा ना, तो अच्छा सिबिल स्कोर चाहिए होता है। तो अभी से तुम लोग पैन कार्ड बनवाओ, जब इंटर में जाएगा डायरेक्ट टैक्स पढ़ेगा, अपना रिटर्न फाइल करना शुरू करो खुद से, ठीक है? और छोटा छोटा चीज ईएमआई पे लो। ईएमआई पे लेते रहेगा, क्या होगा? टाइम पे ईएमआई पे करेंगे, मेरा सिबिल अच्छा दिखेगा, मेरा सिबिल अच्छा दिखेगा, कल को जब हम लोग का जॉब लगेगा, सीधे हम 1 साल के अंदर में जॉब का लोन ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे 2-3 साल लग जाएगा, फिर तुम लोग लोन के लिए एलिजिबल होगा। तो ये बात हम तुम लोग को आज ही समझा दी है, ठीक है? अब ऐसा मत करना कि ईएमआई पे ले लिया और ईएमआई पे ही नहीं कर रहे हैं, सिबिल खराब हो जाएगा। होम लोन तो छोड़ो, तुमको रिक्शा का लोन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है? चलो बैक टू आवर टॉपिक। अच्छा बताओ ना, सेल और हायर परचेज में ट्रांसफर ऑफ टाइटल किस में हो जाता है? जो लोग सेल में है बोला, ट्रांसफर ऑफ टाइटल का मतलब समझाओ तो। उसके नाम पे हो गया। आज ये फोन मेरे नाम पे है, ये तुमको बेचेंगे तो ये तेरे नाम पे हो जाएगा। जब हम लोग किसी का सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते, कोई खरीदा आता है सेकंड हैंड गाड़ी घर में, स्कूटी बाइक, कैसे खरीदा जाता है? थोड़ा लफड़ा होता है ना, उसका पेपर्स वगैरह हम लोग को अपने नाम पर रजिस्टर करवाना होता है। तो बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू अ बोनाफाइड परचेजर। मानो हम तेरे को माल बेचे, ठीक है, उस पर तेरा नाम है, तुम हमको पैसा दे दिया, अब मेरे को तेरे से कोई मतलब है नहीं। तुम अगर मानो कल को ये सामान किसी और को जाके बेचना चाहता है, क्या तुम बेच सकता है? हाँ, वो बंदा को गुड टाइटल मिलेगा। लेट मी टेल यू द कहानी लाइक दिस। ये है बायर जो मेरे से सामान खरीदा था, ठीक है? ये चाहता है कि हम जो है सामान अजय को बेचें। क्या ये बेच सकता है? इसके पास हक है? हाँ भैया हक है। कहानी बदलते हैं, ये है हायरर, ये बेच सकता है? क्यों नहीं बेच सकता है? अगर बायर बेचेगा तो अजय को कौन सा टाइटल मिलेगा? गुड टाइटल, अच्छा टाइटल, ये अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हायरर करेगा तो क्या मिलेगा? बैड टाइटल। हाँ सही बोल रही थी, ठीक है, बैड टाइटल। बैड टाइटल या फिर डिफेक्टिव टाइटल, मतलब कि अजय जो है वो असली ओनर कहलाएगा? नहीं कहला पाएगा, जिंदगी भर नहीं। अगर हम किसी को चोरी का गाड़ी बेचेंगे, वो असली ओनर हो जाएगा। बस वही कहानी है। हायरर क्या कर रहा है? पूरा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं किया, माल बेच दिया। चलता है क्या ऐसे काम? नहीं चलता है। अब तुम लोग मालूम मन में सोच रहा होगा कि भैया मानिए अजय जो है अपना, वो तो अच्छा इरादा से खरीदा था, गुड फेयर में खरीदा था। गुड फेयर मतलब अच्छा इरादा से खरीदा, उसको नहीं पता था ये हायरर है। तो क्या अजय को सामान वापस करना होगा कि हायरर अपना समझेगा? ये मन में सवाल उठ रहा है ना। इसका जवाब हम लोग को इस चैप्टर के आखिर में मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? सब 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 उपाय है, अलग अलग ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बायर रीसेल कर सकता है। क्या हायर परचेज में हायरर रीसेल कर सकता है? नहीं। कब तक नहीं? जब तक सारा इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए। ये कहानी था सेल और हायर परचेज का। टफ था क्या? बेलमेंट फिर से समझाएं, फिर से एक बार बेलमेंट समझाते हैं। इस बार अलग एग्जांपल लेते हैं। मानो मेरे पास है गोल्ड, सोना, और हम जा रहे हैं बाहर घूमने, थाईलैंड जा रहे हैं। थाईलैंड कहाँ पे है? क्या बोलते हैं थाईलैंड को? और बैंकॉक, ठीक है?
अब ये सोना मेरे घर पे रखा हुआ है, मेरा घर लॉक रहेगा, क्या ये सोना सेफ है? नहीं। मानो हम सांजल को बोले कि सांजल सांजल क्या तुम मेरा गोल्ड अपने घर पे रखेगी? सांजल ये काम दो नजरिए से कर सकती है, एक तो फ्री कि भैया आपसे क्या पैसा लें, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सांजल कैसे कर रही है? ग्रेटुइटसली कर रही है। और एक होता है नॉट फ्री, इसको क्या बोलेंगे? दोनों काम कर सकती है। इसका सिस्टम क्या है? मेरा सोना सांजल पास रखा रहेगा मानो 2 महीना तक, फिर जब हम रिटर्न होंगे ले लेंगे। मेरे को लेने का मन नहीं है, हम बोलेंगे सांजल फेंक दो, ये फेंक सकती है। लेकिन जब हम 2 महीना बाहर हैं, क्या सांजल इसको यूज कर सकती है मेरे परमिशन के बिना? नहीं। यही बेलमेंट होता है। देख लो, डाइजेस्ट कर लो पूरा कहानी, यही बेलमेंट होता है। किसी को कोई दिक्कत है? स्नेहा समझ आया? ठीक है। तो बेलमेंट में क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, सामान जो मेरा था वो मेरे से सांजल के पास गया। पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर यानी कि हम, टू बेली यानी कि सांजल, फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन से जा सकता है। हम सेफ कस्टडी के लिए दिए थे, हम बोल सकते हैं कि सांजल तुम बाहर घूमने कलकत्ता जा रही है, मेरा सामान लेकर चल जाओ, ये भी बेलमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल प्रॉपर्टी खाली पास हुआ ना, याद करो, जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी पास हुआ ना, सांजल उस सोना का गला के उसका गहना बनवा सकती है, बट मानो वही सांजल हमसे खरीद लेती, तब प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हो गया है। ओनरशिप कब पास होगा? सेल में। और पोजेशन, सिर्फ पोजीशन कब पास होगा? बेलमेंट में। कोई दिक्कत? अच्छा, मानो हम सोना बेच दिए, क्या हम बाउंड है सोना वापस लेने के लिए बिना कोई डिफेक्ट का? लेकिन बेलमेंट में हम लेंगे, वो देगी तो हम लेंगे, वो नहीं देगी तो हम उस पर केस करके ले सकते हैं। समझ आ रहा है बात? अच्छा, यहां पे सेल में कंसीडरेशन क्या होना जरूरी है? हाँ। और कैसा होना जरूरी है? मनी। बेलमेंट में कंसीडरेशन होना जरूरी है? नहीं। इट कैन बी ग्रेटुइटस और कुछ भी टफ था इसमें? नहीं था। और ये आखिरी, इसको तो एग्जाम टाइम देखना भी मत, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। सेल में हम सामान बेचते हैं। अरे आज अगर हम लोग कहीं पे वर्क करेंगे, लेबर करेंगे, तुम लोग देखते हैं घर बनता तो लेबर काम करते हैं, तुम लोग का हर कभी भी घर में रिपेयर हुआ तो लेबर काम किया है ना। उसमें क्या तुम लेबर को पैसा देता तो उसको ये बोलता है कि तुमको 1 दिन का पैसा दिए, तुम मेरे घर में रहेगा। वो अपना काम करके चल जाता है शाम को 5 बजे, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। और वो और सेल में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। यहाँ गुड्स है और वहाँ सर्विस है। समझ रहा बात को? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सवाल उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट और सेल कैसे होता है, हम लोग सेल कैसे करते हैं? हो सकता है ऑफर टू बाय और सेल गुड्स ऑफ, और नहीं हो सकता क्या, ऐसा ही होता है। जो गुड्स होता है ना, हम ऑफर करते हैं या तो उसको बाय या सेल करने का, या तो तुम लोग ऑफर करेगा भैया मेरा मोबाइल खरीद लीजिए, या फिर हम ऑफर करेंगे बाबू अपना मोबाइल बेच दो। बदले में क्या होना जरूरी है? प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। अच्छा, क्या इमीडिएट डिलीवरी होना जरूरी है? नहीं। आज हम तुम लोग को एक कहानी समझा रहे हैं। अगर हम तुम लोग से बात किए हैं कि हम तुम लोग का मोबाइल बेचेंगे, खरीदेंगे, और तुम लोग को पैसा दे दिए, क्या वो सेल हो गया? फर्क नहीं पड़ता। इमीडिएट डिलीवरी होना जरूरी है? नहीं। अगर मानो बात हुआ फ्यूचर में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इमीडिएट पेमेंट होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर हम आज बात किए ना कि हम तेरा मोबाइल खरीदेंगे, आज कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सेल हो चुका है। अब तुम मोबाइल कब देगा, हम पैसा कब देंगे, वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर हो रहा है कहानी? ओके। तो देयर मे बी इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, हो सकता है प्राइस का इमीडिएट पेमेंट हो, बट इट मे बी अग्रीड दैट द डिलीवरी इज टू बी टेकन एट अ फ्यूचर डेट। डिलीवरी फ्यूचर में, ठीक है। हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो और इमीडिएट पेमेंट भी हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट दोनों इंस्टॉलमेंट में हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट दोनों फ्यूचर में हो। घूम फिर के ये बोल रहा है कि अगर मेरा तेरे से बात हुआ कि हम तेरे को कोई सामान बेचेंगे, तो हम लोग डिलीवरी या पेमेंट को डिलीवरी किस दिन हुआ या पेमेंट किस दिन हो रहा है, ये देख के नहीं डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है।
क्या देख के डिसाइड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? हम लोग कब अग्री किए दोनों, हम लोग का बात किस दिन हुआ, किस दिन हम लोग राजी हुए हैं ये काम करने के लिए, वो दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। समझ आ रहा है बात? कहानी याद रहेगा। एग्जाम में अगर गूगली आएगा तो डरना मत, सीधे बोल देना पेमेंट एंड डिलीवरी मे बी टुडे, मे बी इन फ्यूचर, मे बी इन इंस्टॉलमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग का ये ऑफर टू बाय और सेल और ये एक्सेप्टेंस सब कब हुआ है, हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? हर्ष समझ आ रहा है? अच्छा मानो तेरे को एक माल बेचे, ठीक है, ऐसे समझो कि हम लोग का बात हुआ 12 तारीख को, पैसा पे किया तुम 15 को और सामान हम दिए 20 को, ये तीनों में से सेल किस दिन माना जाएगा? 20 को। क्यों? क्योंकि उस दिन पैसा दिया गया था, लॉ बोलता है फर्क नहीं पड़ता पैसा किस दिन दिया जा रहा है। किस दिन माना जाएगा पेमेंट? अब बताओ किस दिन माना जाएगा सेल, बताओ। 12 को बात हुआ, 15 को सामान दिए, 20 को पेमेंट, 15 को नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है सामान कब दे रहे तुमको। जिस दिन बात हो गया कि राजी हो गए हम लोग एक दूसरे को माल बेचेंगे, वो दिन जरूरी होता है। समझ आ रहा है ना बात? ओके, अब आते हैं, देखो तुम लोग को लग रहा होगा कि भैया ये सब जो है रीड करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हम तुम लोग को एक लाइन बोले, जिस दिन बात हुआ, जिस दिन अग्री हुए उस दिन सेल, बस यही लाइन को अलग अलग भाषा में बोला गया है 6 पॉइंट बना के, ठीक है। तो तुम लोग को भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, इसमें रीड करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हो सकता है हम एग्जिस्टिंग गुड्स बेचे हों, हो सकता है हम फ्यूचर गुड्स बेचे हों, ठीक है, हो सकता है हम कंटिंजेंट गुड्स बेचे हों, राइट। अगर ये वही बात को रिपीट करेगा, अगर हम एग्जिस्टिंग गुड्स बेच दिए, क्या है ये? सेल। अगर हम बोले एग्जिस्टिंग गुड्स तुमको परसों तरसों में बेचेंगे, क्या है ये? अग्रीमेंट टू सेल। हम बेच दिए, गुड्स है मेरे पास, हम अभी बेचेंगे नहीं, क्या है ये? अग्रीमेंट टू सेल। फ्यूचर में बेचेंगे, अग्रीमेंट। कंटिंजेंट है, पक्का नहीं है कब बेचेंगे, अनसर्टेन है, अग्रीमेंट टू सेल। वही बात को रिपीट किया। अब आया मजेदार चीज, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो मानो अगर मेरा ना सब्जी का काम है और अभी मार्केट में सबसे महंगा सब्जी कौन सा चल रहा है? टमाटर। कितना रुपया किलो चल रहा है? 120, कहीं 150, कहीं 200। तो अगर हम तुमको बोले कि हम 10 किलो टमाटर तुमको बेचेंगे, तुम भी बोला हाँ भैया हम खरीदेंगे, हम घर आके देखते हैं कि मेरा सारा टमाटर सड़ गया है, क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा ये बोलते हुए कि भैया आप टमाटर क्यों नहीं बेचे? कितना लोग बोलता है हाँ हाथ उठाओ, कितना लोग बोलता है नहीं हाथ उठाओ। अभिजीत तुम क्या बोलता है? केस कर सकते हैं। हम बोले मेरे पास 10 केजी टमाटर है, तुमको बेचेंगे, मेरा टमाटर खराब हो गया, ना हमको पता है ये बात, ना तुमको पता है, हम घर आए तब जाके हमको पता चला, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीखे थे कि जब सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और ना बायर ना सेलर को ये बात पता होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। यानी कि लॉ क्या बोलता है वहां पे? मेरे पास मत आओ, कोई फायदा नहीं है। समझ रहा है बात को? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। रेट जो उस दिन एग्री हुआ था, नहीं जी, नॉर्मली जिस दिन सब आएगा, आगे सब आएगा। फॉर द टाइमिंग जैसा एग्री होता है वैसा, ठीक है, ओके। तो अगर गुड्स आर पेरिशिंग, पेरिशिंग का मतलब खराब हो गया, सड़ गया, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से पहले
सामान सड़ गया, विथआउट द नॉलेज ऑफ द सेलर और बायर, दोनों को इस बारे में नहीं पता था, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। हेलो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये हो रहा है कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ऐसे समझो। ए अग्रीज टू सेल बी, अग्री अग्री अग्री, अभी हम माने हैं, हम बेच देंगे माल, 50 बैग्स ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं ए का गोदाउन में था। वाटर ब्लॉगिंग के कारण, मतलब पानी जमा होने के कारण जितना भी गुड्स गोडाउन में था सब डिस्ट्रॉय हो गया, और एग्रीमेंट के दौरान पता चला कि दोनों को इसके बारे में नहीं पता था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? बेटा देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दो जगह है, एक यहाँ पे है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तुम लोग को ये चीज समझना होगा। क्वेश्चन कभी भी ऐसा आता है तो देखो क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड पूछा तो ऐसे लिखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट का आंसर दोनों में सेम होगा, इंट्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पूछा, हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से पूछा है तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया विथआउट द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज, ये बोलेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे? जो बोलने का मन है बोल दो, मार्क्स मिल जाएगा। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, याद है यही गलती हम लोग का उस दिन हुआ था, नहीं होगा। देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट तब होता है ना जब, देखो होता तो यह है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन अब ये लोग का गलती है, ये लोग मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक आंसर में अपना नहीं लिखा है। जहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर दिख रहा है वहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट ये लोग नहीं लिखते। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी नहीं लिखता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही है। यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सामान था वो बर्बाद हो गया, तो यही बात लिखना होगा। इसके प्लस एडिशन में तुम लोग दो बात लिखो तो मार्क्स भले मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये दो बात में से कोई भी एक लिख कर आएगा, जीरो बैठाएगा। क्लियर बात है। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, हम तुमसे वादा कर दिए कि हम तुमको बेचेंगे, लेकिन अभी तक बेचे नहीं है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। सेम कहानी है ना, हम तेरे से वादा कर लिए कि तेरे को परसों टमाटर लाके दे देंगे, और आज शाम में ही मेरा टमाटर सड़ गया, मेरा गलती तेरा गलती, दोनों को पता था क्या? नहीं, तीनों का जवाब नहीं आया, वॉइड। पेरिशिंग ऑफ फ्यूचर गुड्स, मानो कोई गुड है जो कि फ्यूचर गुड्स है, फ्यूचर में आएगा और वो स्पेसिफिक है, बात हो गया, ठीक है, और बाद में वो खराब हो गया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड वहां पे भी होगा। मेरा गलती से खराब हुआ, तेरे गलती से खराब हुआ, मेरे को पता था होगा, तेरे को पता था होगा, सबका जवाब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सवाल उठता है यहां पे आंसर में क्या ऐड करना होगा मेरे को? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। जब तुमसे वादा किए, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एक छोटा सा ना मेरे मन में एक डाउट है, ये डाउट मेरे को स्टार्टिंग से लेके है, ठीक है। क्या लिविंग एनिमल्स गुड्स में गिनाएंगे? पपी, डॉग्स, रैबिट, जो इसका भी तो मार्केट में विक्रेता होता है, मछली, क्या ये सब गुड्स होगा? क्या लगता है? आओ देखें एक बार नेट पे आज हम। डॉग्स गुड्स एज पर, अरे आर डॉग्स गुड्स एज पर सोगा। देखो इस बारे में कहीं लिखा नहीं है। देखो तुम लोग को एक बात बताएं, फ्यूचर में जाएगा ना, तुम ही लोग कॉमन सेंस लगाओ। अगर मेरा बिजनेस है इस चीज का तो ये गुड्स है ना, मूवेबल है तो गुड्स तो होना चाहिए। इंक्लूड्स एनिमल विच कैन बी डोमेस्टिकेटेड, वाइल्ड एनिमल नहीं है, ठीक है, तो हाँ डॉग्स भी गुड्स होगा। मानो मेरा बात हुआ कि हम तेरे को एक रैबिट बेचेंगे, मेरा रैबिट है, वो बच्चा देगा, हम तेरे को बेच देंगे। रैबिट का बच्चा मर गया, तेरा गलती से मरा, मेरा गलती से मरा नहीं, तो ये वॉइड है। यहां पे क्या शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था?
पहले तो पॉसिबिलिटी था ना कि उसका बच्चा जिंदा रहेगा, बाद में वॉइड हुआ, तो इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग या फिर सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, याद रहेगा। और वॉइड तो तीनों केसेस में है, देखो यहां भी वॉइड, यहां भी वॉइड, यहां भी वॉइड। क्लियर है? लेकिन अगर किसी का फॉल्ट है तो कहानी ऐसा नहीं रहेगा। मानो हम तेरे से वादा किए कि हम टमाटर बेचेंगे तुमको, और मेरे गलती के कारण टमाटर सड़ा है, तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर सकता है? हाँ, तुम लोग प्रूफ कर दो कि मेरा गलती है, केस करके मेरे से जीत जाओ। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मेरे को तुम लोग 10 मिनट्स देना, आज लंच करके नहीं आए, 10 मिनट में लंच करके आ रहे। ठीक है, अभी अगला टॉपिक जो है वो है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। भैया ये असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस का मतलब होता क्या है? प्राइस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन? कंसिडरेशन बदले में मिलता है। तो एक सवाल आया था अभी कि भैया मानिए हम एक सामान खरीदें, ठीक है, और वो जो सामान है उसका प्राइस आज है 100 रुपया, और जब सामान का डिलीवरी होगा तब है 120 रुपया, तो हम कितना का पेमेंट करेंगे? लॉ बोलता है पहले देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फिक्स हुआ है। मानो हम लोग का बात था 110 पे पेमेंट करने का, 110 पे करेंगे। दूसरा देखो क्या कोई मैनर है जिसमें तुम लोग बात किया है कि फिक्स करेगा। जैसे कि मानो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, बट फॉर द टाइमिंग ये समझो कि ये बिल्डिंग है, हम ये बिल्डिंग बेच रहे हैं और हम बोल रहे कि ये बिल्डिंग का दाम है 1 करोड़। तुम लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं 1 करोड़ तो नहीं है, इस बिल्डिंग का दाम 80 लाख रुपया होगा। तो प्राइस क्या होगा? ना तुम राजी हो पा रहा किसी बात पे, ना हम। तो क्या किया जाए? लॉ बोला देख भाई एक काम कर, एक वैल्यूअर को पकड़। वैल्यूअर या फिर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बंदा होता है जो लोग एग्जाम देके बनता है, और वो लोग का काम ही होता है रेट तय करना। तो वो आएगा, देखेगा कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, कितना तल्ला है, कितना एसेट है, आसपास में कैसा मार्केट है, और वो रेट बताया कि रेट होगा 90 लाख। अब ना मेरा रेट ना तेरा रेट, 90 लाख लेना होगा। यहां पे क्या कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हुआ था? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब फिक्स हुआ था। यहां कैसे हुआ? देयर वॉज अ मैनर इन विच इट वॉज एग्रीड। एक तरीका निकाला गया कि हम लोग ऐसे प्राइस फिक्स करेंगे, ठीक है। और लास्ट होता है डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। जब हम लोग बाजार में सब्जी लेने जाते हैं तो वो कुछ रेट बोलता है, हम लोग कुछ रेट बोलते हैं, फिर जाके एक रेट पे अटकते हैं। तो दिस इज डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम स्कैनर लेते हैं, जब हम बल्क में स्कैनर लेते हैं हमको 1600 पड़ता है, और जब हम इंडिविजुअली स्कैनर लेते हैं हमको 1700 1800 ऐसे पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग है। वहाँ ज़्यादा लिए तो वहाँ ज़्यादा हुआ, बाद में हमको महंगा पड़ेगा। एक पीस मंगाएंगे MRP 2000 रुपया लेगा। समझ रहा है डिफरेंस? क्लियर हो रहा है कहानी? ठीक है, तो 3 तरीके से प्राइस फिक्स किया जाता है। अब सवाल उठता है कि एग्रीमेंट टू सेल गुड्स है और टर्म कुछ ऐसा है कि प्राइस जो है वो कोई थर्ड पार्टी जब वैल्यू करेगा तब होगा। हम बायर हैं, तुम सेलर हैं, ना तुम दाम बताएगा ना हम दाम बताएंगे, एक तीसरा पार्टी आएगा जो दाम बताएगा। तो वहां पे वो थर्ड पार्टी जो है उसका बताया हुआ रेट चलेगा। एंड सच थर्ड पार्टी और डज नॉट एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा अगर वो तीसरा पार्टी को वैल्यू नहीं बताता है। क्लियरली यहां पे बोल दिया। हम तुम बात किए, बोले मिस्टर एक्स आएगा, वो रेट बताएगा, वो रेट पे माल बिकेगा। वो भी रेट नहीं बताया, वो भी रेट नहीं बताया, तुम भी नहीं बताया, हम भी नहीं बताएं, किस माल किस दाम पे सामान बेचे, कुछ बात हुआ है अभी तक नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो, ठीक है। लेकिन मानो मेरा बात हुआ कि हम तुम लोग को हनी बेचेंगे, हनी यानी कि शहद। मेरा बात हुआ था हम 3 ट्रक हनी भिजवाएंगे, 1 ट्रक भिजवाए, फिर बात हुआ तुम बोला भैया कितना रुपया लीजिएगा, हम बोले थर्ड पार्टी आके देखता है वो बताएगा। थर्ड पार्टी नहीं आया, तेरे पास तो 1 ट्रक चल गया,
अब तुम क्या करेगा, जितना उसका रीजनेबल प्राइस होता है मार्केट में उस हिसाब से दे देना। समझ रहा बात? इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैज बीन डिलीवर्ड, माल डिलीवर हो गया, अलग हो गया, अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर, ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। माल डिलीवर भी हो गया और तुम लोग उसको इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, तो अब पेमेंट तो करना होगा, सामान वापस तो नहीं कर सकते, यूज किया हुआ सामान वापस होगा नहीं, तो बोला जितना रीजनेबल प्राइस है वो पे कर देना। और मानो हम बोले थे ना मिस्टर एक्स आके दाम सेट करेगा, तुम लोग फोन करके मिस्टर एक्स को बुलाए, मिस्टर एक्स गलती से आना भी मत, ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड होगा? यहां तो तुम बदमाशी करना चाह रहा है। तो हाँ, लॉ बोलता है कि अगर थर्ड पार्टी को बायर या सेलर में से कोई रोकता है, तो जो बंदा इन डिफॉल्ट है, जो रोक रहा है, जिसका गलती है, उससे तुम लोग डैमेजेस मांग सकते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, ए और बी के बीच में बात हुआ कि मिस्टर एक्स सामान का दाम बताएगा, बी एक्स को धमका रहा है कि तुम आएगा तो तुमको गोली मार देंगे। तो लॉ बोलता है पार्टी इन डिफॉल्ट कौन है, कौन गलती कर दिया, बी, ए बी पर केस कर सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है, चलना। क्या सोच रहा था शामिल इतना गौर से, एकदम भयंकर वाला तुम? P इज हैविंग 2 बाइक्स, वो बोला कि वो दोनों बाइक S को बेच देगा, कितना रुपया में, जैसा दाम Q बताएगा वैसा। एक बाइक तो हाथों हाथ पहुंचा दिया गया, Q बाद में बोल रहे कि हम दाम नहीं बता पाएंगे। P बोला S को फोन करके, यार सुन, बाइक तेरे को दे दिए है ना, वो वापस कर दे। और S बोल रहा वो वापस कर दे, दूसरा बाइक भी भेज तुम मेरा हमको। तो क्या यहां पर ऐसा हो सकता है? लॉ बोला देखो, हम क्या बोले, हम क्लियर बोले कि अगर थर्ड पार्टी रिफ्यूज करता है दाम फिक्स करने से, तो तुम लोग के पास पूरा लिबर्टी है, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करो। क्योंकि तुम एक गाड़ी बेच चुका है, तो एक गाड़ी का तुमको रीजनेबल प्राइस पे करना होगा और दूसरा गाड़ी तुम मत भेजो। इन द गिवन इंस्टेंस, बायर एस शैल पे रीजनेबल प्राइस फॉर द बाइक ऑलरेडी टेकन and the second bike, in case of the second bike, the contract can be avoided. क्लियर है? समझ आ रहा है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आओ देखें कुछ अच्छा क्वेश्चन है क्या। A agrees to buy a new TV from a shopkeeper for ₹30,000. थोड़ा सा 20,000 रुपया कैश में होगा और बाकी 10,000 के बदले में हमें अपना ही एक पुराना टीवी उसको दे दिया। क्या सोगा के हिसाब से ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? जितना जन बोल रहा है नहीं, हाथ उठाओ। कहां था ध्यान? हम तुमको एक टीवी बेचे, तुम लोग बदले में हमको 20,000 रुपया दिया। अरे बोलने तो दे, अब बदले में तुम लोग 20,000 रुपया दिया और 10,000 का अपना पुराना टीवी दे दिया। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है एज पर सोगा? क्यों नहीं है? क्योंकि मनी होना चाहिए। बट यहां पार्टली मनी और पार्टली तो गुड्स है, तो क्या होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन यहां पे पार्टली गुड्स भी है। लॉ क्या बोलता है देखो, बोला कि देखो ये नेसेसरी है कि मनी होगा। अगर गुड्स बदले में मिल रहा है तो उसको सेल बोलना ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स के बदले गुड्स बार्टर बोलते हैं। एग्जाम में ये वर्ड लिख कर आना होगा, बार्टर बोलते हैं। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एक प्राइस के बदले में और पार्टली कैश में पेमेंट हो रहा है, तो सीन बदल जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है, क्योंकि कुछ पेमेंट तो कैश में हुआ है ना, बस अलाउड। तो यहां पे क्या आंसर आया कि पेमेंट हुआ ना कैश में, तो चलो ठीक है, अलाउड माना जाएगा। क्लियर है? अगर पूरा का पूरा बदले में मानो वो एक पुराना टीवी देता और अपने एक आईफोन दे देता, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता? नहीं, क्योंकि कैश दिया नहीं 1 रुपया भी।
A agrees to sell B 100 bags of sugar. Arriving on a ship from Australia. ऑस्ट्रेलिया से शुगर आ रहा है इंडिया, 2 महीना के अंदर में आएगा. दोनों को नहीं पता था शिप हैज ऑलरेडी संक. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड. लेकिन बोला डज बी हैव एनी राइट अगेंस्ट ए? बी केस करके ए से जीत सकता है? क्यों नहीं जीत सकता शौमिल? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट समान ही नहीं रहा. तेरा गलती से डूबा नहीं, मेरा गलती से डूबा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? किसी का गलती नहीं होना चाहिए. देखो, बायर हैज नो राइट अगेंस्ट ए द सेलर. फिर सेक्शन को कोट करते हुए बोला वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज आर डैमेज्ड और लॉस्ट, द एग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड. यहां पे क्या हुआ? एग्रीमेंट था, स्पेसिफिक गुड्स था, गुड्स लॉस हुआ और किसी का भी फॉल्ट नहीं था, तो ठीक है, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया जा सकता है और वॉइड माना जाएगा. जीनत तुम आई थी पहले? चल झूठी, लेट आई ना ये? छुपी हुई थी, हम अभी देखे इसको. चलो थर्ड क्वेश्चन करें. एक्स कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपना गाड़ी वाई को बेचेगा. ये लोग प्राइस डिस्कस किया ही नहीं. बाद में एक्स बोला कि हम अपना गाड़ी वाई को नहीं बेचेंगे. एक्स से पूछा गया क्यों? बोला कि अरे प्राइस तो डिस्कस हुआ ही नहीं था. क्या वाई केस करके गाड़ी ले सकता है? क्यों ले सकता है? रीजनेबल प्राइस पे. जो लोग नहीं बोला था वो लोग बताओ. अब इतना लंबा सा नहीं आया था. प्राइस तय नहीं हुआ. हाँ, डजेंट मैटर. देखो, पेमेंट ऑफ द प्राइस बाय द बायर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. जरूरी होता है, बट अगर पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम प्राइस का बात करना ही भूल गया तो बोला गया इट वुड नॉट बिकम अनसर्टेन एंड इनवैलिड. ये बेसिस पे कि प्राइस का बात नहीं हुआ इनवैलिड नहीं होगा, वहां पे रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा. यानी कि अगर हम तेरे से माल बेच रहे हैं और दाम का बात नहीं किया तो माल बिका नहीं बिका से फर्क नहीं पड़ता है. तुम लोग को कितना देना होगा? रीजनेबल प्राइस देना होगा. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. लास्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड. पहला, होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन. ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सेलेक्टेड एंड सेट असाइड. कौन सा गुड है? स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन. असर्टेन हो गया, बहुत सारा था आशीर्वाद का आटा, सॉरी बहुत सारा आटा था 50 केजी, 10 केजी अलग हुआ, असर्टेन्ड हो गया. दूसरा, ए अग्री किया कि वो बी को 1 पैकेट ऑफ शुगर बेचेगा 100 पैकेट में से निकाल के. सेम कहानी, अनअसर्टेन था, असर्टेन करके दे दिया गया. टी बोला कि वो एस को जितना एप्पल है जो उसका गार्डन में इस साल आएगा पूरा का पूरा दे देगा. अब बताओ, फ्यूचर गुड्स. कोई कंटिंजेंट बोला, फ्यूचर होगा. ठीक है, कंटिंजेंट में तुम लोग को एक लाइन जोड़ देगा कि इफ इट रेन्स, तब वो कंटिंजेंट हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान था ये पूरा. एमसीक्यू भी कर लेते हैं हाथों हाथ, फिर छुट्टी दे देंगे, है ना. पहला है, हम इसका ये नहीं बताएंगे ऑप्शंस, वो तुम लोग देख लेना. A contract for sale of goods where property would pass to the buyer on payment of total price would be, जब लास्ट पेमेंट होगा तब ट्रांसफर होगा. वाह मेरा शेर लोग, वाह. हायर परचेज है. कौन बोला हायर परचेज? एग्रीमेंट टू सेल होगा. क्या यहाँ लास्ट इंस्टॉलमेंट शब्द का इस्तेमाल किया? ये लाइन के साथ खेला. ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस. लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला नहीं ना, हायर परचेज नहीं है, अग्रीमेंट टू सेल है. ये एक कंडीशन डाला कि तुम पूरा पैसा देगा, हम तभी तुमको सामान देंगे. दूसरा, टर्म्स ऑफ गुड, द टर्म गुड डज नॉट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम. वेरी गुड. अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड इज अग्रीमेंट टू सेल. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ मूवेबल ओनली. Under Sale of Goods Act, the terms goods means every kind of movable property and includes both A and B, stock and shares को भी और growing grass and crops को भी. सोगा 1930 deals with
सेल, मॉर्गेज, प्लेज, सेल। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? द प्रोविजन ऑफ सोगा वर ओरिजिनली विथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सोगा डील्स विथ मॉर्गेज, नहीं। सोगा रिस्ट्रिक्ट्स द पार्टीज टू मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ लॉ, नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 का ए। याद है हम कहानी बता रहे थे। नेक्स्ट, गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड्स। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, एक्चुअल, सिंबॉलिक। कौन कंस्ट्रक्टिव बोल रहा है? अच्छा, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तब विच ऑफ द फॉलोइंग आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स? रेलवे, रिसीट, वर फिंगर, वर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये तो सही है। बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बिल ऑफ लीडिंग सही है। स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एग्री, सही है। नन ऑफ द अबव, क्या होगा इसका आंसर? डी, नन ऑफ द अबव। मर्केंटाइल एजेंट इज हैविंग अथॉरिटी टू, वो माल बेच सकता है, कंसाइन कर सकता है, वो गिरवी रख के माल का पैसा उठा सकता है, वो माल खरीद सकता है, बेच सकता है। एनी ऑफ द अबव, क्या होगा 12 का आंसर? एनी ऑफ द अबव। वो माल को गिरवी रख के पैसा भी उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी क्या था? एग्रीमेंट टू सेल। इन विच फॉर्म of the contract the property in goods passes immediately? sale में। in case of hire purchase hirer can pass title to a bona fide purchaser, क्या ये हो सकता है? नहीं, आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट ही ये हो पाएगा। इसके बाद in a contract of sale the agreement may be expressed or implied from the conduct of the parties। बताओ ट्रू या फॉल्स? 16 का ट्रू या फॉल्स? ट्रू ही है, ये ऐसे ही दिया है, कुछ उतना टफ चीज़ नहीं है। एग्रीमेंट हो सकता है एक्सप्रेस हो सकता है इम्प्लाइड हो। एक्सप्रेस इम्प्लाइड का मतलब पता है? एक्सप्रेस यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, इम्प्लाइड यानी कि देख के समझ में आ रहा है। अगर हाँ वहाँ पर आया तो रीज़न लिखना होगा, एमसीक्यू नहीं आता एग्जाम में। ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑलवेज बी मनी, ट्रू या फॉल्स? कितना जन फॉल्स बोल रहा है? हाथ उठाओ। सब्जेक्ट मैटर मस्ट ऑलवेज बी मनी, कितना जन फॉल्स बोल रहा है? हाथ उठाओ। कितना जन ट्रू बोल रहा है? हाथ उठाओ। अबे कंसीडरेशन मस्ट ऑलवेज बी मनी, सब्जेक्ट मैटर तो गुड्स होगा ना। देखो इसका आंसर है कितना? ये 17 ना, 17 का बी, फॉल्स। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर जो बिक रहा है, कंसीडरेशन जो बदले में आ रहा है। खेल दिया ना तुम लोग के साथ। इफ अ सेलर हैंडेड ओवर द कीज ऑफ अ वेयरहाउस कंटेनिंग द गुड्स, ये कौन सा डिलीवरी है? सिंबॉलिक। इफ ए एग्रीज टू डिलीवर 100 kg ऑफ शुगर इन एक्सचेंज ऑफ 15 मीटर ऑफ कॉटन, ये क्या है? बाटर है। हायर परचेज एग्रीमेंट में हायरर के पास ऑप्शन है खरीदने का या फिर खरीदना पड़ता है? ऑप्शन होता है खरीदने का, याद है? वो रिटर्न भी कर पा रहा था। ए एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड कार ऑफ 80,000 टू बी इन एक्सचेंज ऑफ अ न्यू कार एंड अग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश, क्या ये सेल है या फिर बाटर है? ये सेल है, बाकी कैश में भी तो पेमेंट हो रहा है ना। ठीक है। लीगली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स सेल, एग्रीमेंट टू सेल, बाटर, ए एंड बी। ए एंड बी। 21 क्या दिक्कत है 21 में? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है। नेक्स्ट, द सोगा केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930। कैसे याद रहेगा? सीए डे कब है? 1 जुलाई। द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई गुड इज नोन एज बायर। ठीक है शौमिल, याद रखना, अब बोलना मत बेचने वाला खरीदने वाला। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन बाय 1 पर्सन टू अनदर इज, क्या होगा? डिलीवरी। माल एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है। अगर एक्स कमीशनड वाई एन आर्टिस्ट टू पेंट अ पोर्ट्रेट ऑफ ए,
क्या ये सेल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड मटेरियल है? ऑब्वियसली वर्क एंड मटेरियल है। सामान बिक रहा है क्या यहाँ पे? भैया आर्ट तो बिक रहा है ना, लेकिन ड्राइंग करने के बाद बिक रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप ऑफ गुड्स। गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ पार्टी हु हैज द ओनरशिप ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज, प्रॉपर्टी passes when the trees are felled and ascertained, not felled and earmarked, counted and ascertained। तीनों का मतलब समझो। felled and ascertained, काट के अलग कर दिया गया है। not felled but earmarked, काट के अलग नहीं किया लेकिन थप्पा लगा दिया किसका पेड़ है। गिन के अलग कर दिया, तीनों में से कौन होगा? ए, काट के जब तक अलग नहीं होगा, severed from land। in case the delivery of good is delayed due to the fault of any party, goods shall be at the risk of defaulting party even though the ownership is with the other party। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। अगर हम माल डिलीवर कर रहे हैं, तुम ओनर हो चुका लेकिन डिलीवरी के लिए हम लेट किए हैं, मेरे कारण सामान खराब हुआ, पैसा कौन देगा? हम देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड इफेक्टिव फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव, ऑल ऑफ दीज। इसी के साथ हम लोग का आज का क्लास खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।